अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने के लिए अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जबकि $100 से आप सरमायाकारी का आगाज़ कर सकती हैं। 30,000 रुपये के करीब 25, 26, 28, 30,000 रुपये ये बनते हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर हैं या बैरून मुल्क से आप इस काम को समझना और सीखना चाहती हैं। हमने इसको पहले भी बहुत बार मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले आपको इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, छोटे लेवल पे इसका एक्सपेरिमेंटेशन करके देखनी चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, विल इट बी वर्किंग फॉर यू। तो उसका बिल्कुल सिंपल मेथड हमने ये बनाया है कि हमारी एक वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं। वर्कशॉप में जो लोग आते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 30,000 से 3 लाख रुपया के दरमियान वो अमाउंट अपनी जो है उसको सेलेक्ट कर लें। उनको मैं शेयर्स पिक करने का क्राइटेरिया भी बताता हूँ और उन्हें अगले 90 दिन क्या उन्हें करना है, कैसे ख़रीदना बेचना है, किन लेवल्स पे एंटर एग्जिट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वर्कशॉप में दी जाती है। अब अक्सर लोग मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वीडियोस देख के कि मैं 40 लाख 50 लाख मैंने लगाया हुआ है, मैंने 30 लाख लगाया हुआ है, मैंने इतने पैसे लगाए हुए हैं, किसी के कहने पे लगाए हुए हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कहने पे लगाए हुए हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप अपना किबला दुरुस्त करें। कभी भी किसी को अपने पैसे का कंट्रोल ना दें। आप उतना पैसा इस मार्केट में लगाएं जितना आपका नॉलेज का लेवल है। इस काम को सीखें, सीख कर काम करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कहता हूं कि अगर कोई आदमी 30,000 रुपये से सरमायाकारी करता है और हमारी वर्कशॉप जो कि 6,000 रुपये उसकी फीस है वो लेता है, तो बासानी वो 10-12 दिन के अंदर अपनी जो वर्कशॉप की फीस है वो पूरी कर लेगा, कामयाबी से ट्रेड करेगा। उसको 90 दिन में पता चल जाएगा कि ये काम कैसे होता है। कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक करेगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। और उसके बाद मैं आगे लोगों को कहता हूं कि आप जैसे 3 लाख वाला जो है वो अगले 3 माह फिर 10 लाख तक जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। 6 महीने के बाद फिर वो आगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप व्हाट्सएप ग्रुपों में जब घुसते हैं, देखिए मैं आपको समझा समझा कर थक गया उन लोगों को कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्रोकर का इंटरेस्ट है खरीदने बेचने में, कि जितना आप बार बार खरीदें बेचेंगे उन्हें कमीशन मिलेगा और वो ये सारी इस्तेलाहात इस्तेमाल करेंगे। जबकि अच्छे जो इन्वेस्टर या ट्रेडर का प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर खरीदा और बेचा है तो वो प्रॉफिट में हर बार बेचे, हर बार प्रॉफिट होगा, उसे तो सरमाया बढ़ेगा ना। अगर कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है तो वो तो वहीं पे खड़ा है। 2 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, 4 कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे आता है, तो वो दुरुस्त तरीका काम का नहीं है। अच्छा, अब लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं, हमारी जो मेंटेलिटी है, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ये बात आप लोगों को कही थी कि हमारे लोगों की ये मेंटेलिटी बन गई है, बी फॉर यू, एनएफटी, लासानी, कोई नाम बदलने से डकी चिकी मिकी चिकी चिकी बाई बयान कर लें, कुछ भी कर लें। आजकल फॉरेक्स सब मुफ्त सिखा रहे हैं। सारे ये जो जितने भी शपाटर लौंडे हैं जो पहले शॉपिफाई करो करते थे, अब वो कहते हैं कि जी मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स का भी गुरु हूँ, मैं ट्रेडिंग का भी बादशाह हूँ। अब वो लोगों को ट्रेडिंग भी उन्होंने करनी सिखा दी है, सिखानी शुरू कर दी है। वो ट्रेडिंग नहीं है, वो बेसिकली आपको ट्रैप करते हैं, अपना कोड यूज़ करते हैं, आप उसमें जाते हो और वो आपको उसके बाद कुछ नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट मिलते हैं आखिर में। उसके बाद इन्होंने बाकायदा बंदे बैठाए हुए हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो जॉबलेस लोग हैं उनको ये काम करने के पैसे दिए गए कि गालियां दें लोगों को। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी पहले तो एक ने शुरू किया था, अब सभी एक जैसी हैं, इस अमाम में सब एक जैसे हैं। उन्होंने भी अपने अपने कीबोर्ड वॉरियर्स बैठाए हुए हैं। वो एक दूसरे की वो ऐसी ऐसी गंदी गुफ्तगू, एक दूसरे की खवातीन के बारे में, अगर कोई जर्नलिस्ट उनके हथे चढ़ जाता है, वो कोई भी कम नहीं है। ये आप कहेंगे जी पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। मैं इस वक्त 3 पार्टियां पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम है और मुझे उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। दे आर एब्सोल्युटली सेम। कोई किसी इस लिहाज से भी उनमें कोई फर्क नहीं है। और जिसको जहां जितना मौका लगता है वो उतना अवाम को बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, हमारी अवाम को तो खैर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह रेडीमेड है, बने बनाए हैं। क्योंकि अब इनके मसले क्या हैं? अब पूरी की पूरी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो मुजाहिद बने हुए हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उधर से वो जो है उनके एक्टर्स
का नाम इस्तेमाल हो रहा है कि वो जो फ़नी मीम्स चलनी शुरू हो गई हैं कि सनी देओल और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और हमारे भी यहाँ पे जो है तराने रिकॉर्ड करने के हमारे सिंगर जो हैं वो कहते हैं बड़ा बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा कि उधर से सनी देओल और वो जो है इंडियन फिल्म बनाएंगे और हम इधर से 4-5 तराने नए रिलीज़ करेंगे कि दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है और ये करना है और वो करना है। असल में आप लोग पता नहीं अब बड़े होंगे कभी या नहीं होंगे और बड़े होकर क्या बनेंगे। हमें तो 40-35 साल हो गए इस ड्रामे को देखते हुए। ये दोनों साइड की इस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये गेम खेलती है। जब उन्होंने मेन चीज़ों से तवज्जो हटानी होती है और कोई ना कोई उन्होंने जो मैं ये कहूँगा कि ये कोई ट्रम्प टैरिफ से फ़र्क नहीं है चीज़। मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी फैमिली भी मना करती है कि इतनी बढ़ के बातें ना किया करें। जैसे ट्रम्प साहब की टैरिफ के बारे में मुझे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा जी जब एक वो कमांडो एक्शन करते हैं ना तो एक स्मोक स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, एक तरफ धमाका कर देते हैं तो अचानक वो जो टेररिस्ट है वो उधर देखता है तो उसको गोलियां मार देते हैं उस टाइम में। तो ये मुआशी दहशतगर्दी है, ये मुआशी को काम होने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने ध्यान लोगों को टैरिफ खेलने में डाला है। फिलहाल 3-4 ट्रिलियन की स्विंग ले गई है, 3-4 ट्रिलियन डॉलर की, 3-4 हजार अरब अमरीकी डॉलर्स की ऊपर नीचे स्विंग ले गया उनका स्टॉक। पहले से सब लोग ऑन बोर्ड थे, उनको पता था और उन्होंने अपनी गेम खेल ली है। ठीक है, इसी तरह आप सब कॉन्टिनेंट को, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं ले रहा, अक्लमंदों से मैं मुखातिब हूँ। वो एक हमारे पॉलिटिशियन थे शेख रशीद साहब, खैर खुद तो अक्लमंद नहीं थे लेकिन कहते थे कि अक्लमंदों से मैं मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों से मैं मुखातिब नहीं हूँ। तो अक्लमंद अगर इस बात को समझें तो कुछ उन्होंने मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो इंडिया में जब इलेक्शन आते हैं करीब या उन्होंने कोई बड़ा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है किसी मुल्क से तो वो अचानक जो है वो प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये टिपिकल इनके तरीके हैं कि वो छोटा सा कोई धमाका हो गया, कोई चीज़ हो गई और गेम शुरू हो गई। ऑन एंड वाइस वर्सा इधर भी वही 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 चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या जी वाघा बॉर्डर सील कर, भाई पहले कौन सी ट्रेड हो रही है तुम लोगों की, हमेशा से जी वो हेडलाइंस लग जाएंगी इंटरनेशनल के आई बॉल टू आई बॉल सोल्जर आ गया। अच्छा जी फिर क्या हुआ, 2-3 पटाखे पटूखे चला के सोल्जर वापस चले गए। तो आप ये समझ लें कि 2 न्यूक्लियर मुल्कों में दुनिया जंग नहीं होने देगी। ठीक है ना। और पाकिस्तान सच भी बोलता है। और मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब का पुराना, उस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर थे, आजकल पता नहीं कौन है, ख्वाजा साहब होंगे मेरा ख्याल है, बदलते रहते हैं और सारे एक ही जैसे बयान खुद थोड़ी देना होता है उन्होंने। ये तो अब टीवी चैनलों पर भी पता है कि जो लिख के दे दो वो बोल देते हैं। तो वो कहता था कि जी हम जंग अफोर्ड नहीं करते, पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन। तो मुझे नहीं पता कौन करेगा या नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान दुनिया जंग नहीं होने देगी। तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स है। आप अपने कारोबारों पे फोकस दें। आप प्लीज़ कीबोर्ड्स अपने साइड पे रख के, जो आप मुजाहिद बने हुए हैं सारे इधर भी और इंडिया में तो पता नहीं वो क्या बने हुए हैं, वो जो आप लोग जो है इसके इंटरनेट के ऊपर बैठ के जो समझते हैं कि आपको मुल्क के लिए बड़ा अच्छा को काम कर रहे हैं, तो ये इसका मेरे ख्याल में तो कोई आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमेशा की तरह। चिकी भाई देख लिए या कोई ना हमारी कौम को इश्यूज चाहिए होता है। मिनिस्टर कौन बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, आर्मी में रिशफलिंग हो रही है। काम नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। काम के अलावा हर चीज़ पे मीम्स बनानी है और वक्त ज़ाया करना है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी तादाद मेरे चूँकि कोची भी हैं, शागिर्द भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, फराज यूसुफ साहब, फराज यूसुफ भट्ट। टुडे मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ लेकिन फराज यूसुफ भट्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। फराज साहब की जो इमीडिएट फैमिली है, फराज साहब को कोई 1 साल पाकिस्तान में हो गया है। वो दनदनाते फिरते हैं, हर जगह खाते पीते हैं, दिन रात सैर करते हैं, अपने बच्चों के साथ फिरते हैं। पहले तो उनकी फैमिली कहती थी कि जैसे ही तुम लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करोगे 14-15 साल के बाद, तो तुम्हें जो है वो मार के किसी गटर में फेंक देंगे और तुम्हारे जो पैसे हैं वो छीन लेंगे। और उन्होंने ये फ्लाइट लेने से पहले, वे किसी दिन लाइव आएंगे मेरे साथ तो मैं वेरीफाई भी करा दूंगा, लाइव आने से फ्लाइट पकड़ने से पहले मुझसे पूछा भी कि सर मैं आ जाऊं। मैं कहा यार फराज तुम इतनी बार पूछ चुके हो, तुम आ जाओ भाई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो अभी तो 1 साल हो गया उन्हें और उनको ना कोई उनको किसी ने कोई तकलीफ दी है, ना यहाँ कोई उनको रेप टेप नजर आई है। धड़ाधड़ नोट गिन रहा है, पैसे कमा रहा है एंड ही इज़ हैप्पी। 4 मुल्कों में कारोबार है उसका और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे पैसे हैं उसके पास। अब कल क्या हुआ, टेलीफोन पे सुबह मेरी आज बात हुई, कहते सर पूरी दुनिया से जितने लोग हैं वो नेगेटिव। अब मसला क्या है, ये जो गरीब घरों के बेसिकली लड़के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, प्लीज़ मैं किसी को माइंड ना कीजिएगा,
इनको वहां से जाके 50-60 हज़ार दरम, 30 हज़ार दरम, 40 हज़ार दरम तनख्वाह मिलनी शुरू कर देती है सऊदियों से। उनसे ये बेइज्जती करवाते हैं। उधर इनकी जितनी की इज्जत है या जितना स्टेटस है वो अच्छी तरह आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और यहाँ पे ये समझते हैं कि जी हम जो है वो पाकिस्तान जो है ये इसके बारे में फैशन में है ना सर। पाकिस्तान के खिलाफ बात करना फैशन में है। आप इन हो जाते हैं ना, अगर आप पाकिस्तान के बारे में मजाक उड़ाएंगे पाकिस्तान का तो मॉडर्न बन जाएंगे, आप इन हो जाएंगे। और जो पाकिस्तान के लोग हैं अंदर रह रहे हैं वो भी ऐसे बेशरम है कि यहीं की रोटी खाते हैं और यहीं की मीम्स बनाते हैं। मैं ट्रस्ट में आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं कभी पाकिस्तान से ये जो जो लोग इस तरह की फजूल बातें करते हैं, अगर इस तरह मेरे जहन में एक बार भी इफ आई बिलीव दैट, मैं उसी वक्त मुल्क छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी मैं जाकर दूसरे मुल्क में कभी अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करूंगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि नहीं प्रोस्पेक्ट से मैं चला जाऊंगा। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, जितने मेरे जानने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, अब मैं उनके नाम नहीं ले सकता, बात नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिका, कनाडा, यूरोप में गया है और वहां पे वो बिजनेस नहीं जमा सका। वहां पे बस कुछ साल 2 साल वहां पे रह के उनकी नेशनलिटियां वगैरह लेके छोटी मोटी को ब्रांच खोल के वो वापस आ गया, क्योंकि उधर बहुत भाईजान कंपटीशन है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले मैं अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहा था तो वो बात को किसी का बता रहा था कि जी कोई आदमी बेचारा मर गया उधर अमेरिका में, कि वो अपना वो जो जिन लोगों को ये दमा होता है ना, अस्थमा होता है, अस्थमेटिक होती है, तो वो स्प्रे खरीदने के पैसे नहीं थे उसके पास, उसने नहीं खरीदा, रात को अटैक हुआ और वो फौत हो गया। तो अमेरिका में जितनी महंगी हेल्थ इंश्योरेंस है, माड़ा बंदा वहाँ भी बुरे हाल में है। वहाँ भी लोग आपको, आप चले जाएं पुलों के नीचे सोए हुए मिलेंगे, आपको सड़कों के ऊपर गिरे हुए मिलेंगे। ये परसेप्शन है लोगों की कि वो अमेरिका में जो है वो सड़क में से डॉलर गिरते हैं या दरख्तों से पत्ते तोड़ लेते हैं, जितने मर्जी ला लें। सो आर द थिंग्स इन कनाडा। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा कि कनाडा से वापस इंडियंस आने का बाकायदा एक तहरीक शुरू हुई है कि जितने पैसे हम लगा कर आए हैं वो उतने पूरे हो जाएं तो हम अपने मुल्क चले जाएं, इससे तो हम अपने मुल्क में अच्छे थे। इसका कतन में ये मतलब नहीं है कि जो लोग इज्जत से जाना चाहते हैं, जिनके पास अच्छी जॉब्स हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूर जाएं। ये $4 बिलियन जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर से भेजते हैं, ये इन्होंने भेजा कुछ $36 बिलियन के करीब जो है एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस साल की हो जाएगी। तो वो भी मुल्क की खिदमत है। मुल्क की खिदमत मुल्क से बाहर जाके भी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है मुल्क से बाहर जाने में। अगर अच्छे आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, अच्छा बिजनेस प्लान है, ज़रूर जाएं वहाँ काम करें। लेकिन कहीं पे उन 30-40 हज़ार दिरहम ले गए, तुम घटिया इंसान हो, किसी घटिया फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हें अगर कोई सऊदी अरब का या दुबई का वीज़ा मिल गया है और तुम वहाँ बैठे हुए हो जहाँ पे तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं है, वहाँ पर जिस दिन उन्होंने इनको निकालना है जानवरों की तरह निकालेंगे। अभी आपने देखा है कि यूएई ने कैसे वीज़े आपके बंद किए, तो आपको अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया होगा। ट्रंप साहब ने अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ हल्की सी एक अनाउंसमेंट की है, तो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी सब जो हैं वो, उनको समझ आ गई है कि किसी वक्त भी हम पे बम गिर सकता है। भाई उस आदमी की दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होती जो अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करता। यानी कोई लड़का बाहर जाके कहे कि मेरी अम्मी भी गलत है, मेरे अब्बू भी गलत है, मेरे बहन भाई भी गलत हैं, मेरा घर का मकान भी गलत है, हम बंदे बुरे हैं, आपको दूसरा भी उसी नज़र से दिखेगा, क्योंकि आप उसी कुंबे के बंदी हैं। आप प्रिविलेज्ड होंगे। हो सकता है आपको लगता है कि अगर कोई फॉरेन पासपोर्ट, इवन यूरोप अमेरिका में रहने वालों को मैं कहूँगा कि वो प्रिविलेज्ड होंगे जी, उनको लगता है कि कुछ कोई पासपोर्ट मिल गया, उन्होंने चांद पे पहुंच गए हैं। यार एंजॉय करो उसे, छोड़ दो पाकिस्तान को, इसकी जान छोड़ दो। हर वक्त क्यों कान ट्यून करते हो कि कोई बुरी खबर मिले और जल्दी जल्दी उसे फैलाएं। यू पीपल आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान। मैं बता देता हूं आपको, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है गरीबुल वतनी। आप जब वहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे अपने आप को, 99% जो लोग हैं, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, देखिए भाई आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ हेट्रेड नहीं फैला रहा, हेट स्पीच नहीं फैला रहा। हमारे भी मुल्क में कुछ लोग बाशिंदे किसी बॉर्डर के बाहर से आए हैं और कितनी इज्जत आप लोग उन्हें देते हैं ये आपको खुद पता है, ठीक है ना। और जोक्स, और आप जाके, ये मैंने नहीं बनाए, जो मीम्स इंडियंस पे बनती है और इवन पाकिस्तानियों पे बनती है, और जो वो पकड़ते हैं और जो वो आपको गलत लफ्ज़ बोलते हैं कि इनको वापस भेज दो, और जो टर्मिनोलॉजी, उससे आपको अपनी पता है कि आप वहाँ पे एक बस, और कोई भी मुल्क पसंद नहीं करता। आप कोई अमेरिकन या चाइनीज़ या कोई इस तरह के तो हैं नहीं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं तो वो आपकी इज्जत करे कि आप किसी मुकाम पे, आप जाहिर बात है आपको आपके मुल्क में नहीं मिलते ना 30,000 दिरहम, 40,000 दिरहम की सैलरी नहीं मिलती। क्या मिलता है? लाख रुपया रोज बनता है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है।
आप लोगों को पाकिस्तान में, आप लोगों का ख्याल है कि यहाँ लोग पैसे अर्न नहीं करते। यहाँ पे भाईजान लोग करोड़ रुपया रोज का भी अर्न करते हैं। जो काम करते हैं ना, लाख रुपया रोज का कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, जिस आदमी के पास पैसे नहीं है उसके लिए 1,000 रुपया बहुत है। जो आम बेचारा छोटी जॉब कर रहा है उसके लिए 1,000 रुपया पर डे है। तो लाख रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। वो चूंकि आप गुर्बत में आपकी जिंदगी गुजरी है, आपने हमेशा आध पेट खाया है, आपने हमेशा पैदल चल के बस का किराया बचाया है, गुर्बत में डूबा हुआ था आपका घर, और आपके बड़ों के पास कोई टैलेंट नहीं था, कुछ नहीं था आपके पल्ले, तो आपको अल्लाह ने मौका दे दिया, आप चले गए गल्फ के किसी मुल्क में, या कहीं डग्गी डुग्गी लगा के, या कोई शादी शुदी करके गालियां खाते हुए अपने ससुराल से आप वेस्ट में पहुंच गए। वो लड़की आपको दिन रात जलील करती है, उस पासपोर्ट के लिए आपने, मैं जलील होते देख के आया। देखें, मैं फिर अगेन कहता हूँ, प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं है। मुझे अफसोस इस बात पे है, जब मेरे मुल्क के बारे में लोग गलत बात करते हैं ना, तो मेरे तो भाई तन बदन में आग लग जाती है। क्योंकि मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 ईयर से बिजनेस में हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ हलाल कमाया है, कभी कोई गलत काम नहीं किया, आसानी से रहे हैं, पेट भर के खाया है, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि हमसे कोई फालतू बात करे, कोई बदतमीजी करे, ना हमने कभी किसी से बदतमीजी की है। मेरा ख्याल है पूरी इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक बार शायद मेरा चलान हुआ था, एक बार जिंदगी में, और वो लाइट रेड ग्रीन में ब्लू में मैंने ख्याल नहीं किया, उन्होंने रोका, मैंने उसको पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा यार आपने एक्सक्यूज़ करना है तो एक्सक्यूज़ कर दें, और चलान जो है वो काटना है तो आप चलान काट दें, आप राइट, मुझसे गलती हुई है। उसने कहा जी मैं काट दूंगा। मैं कहा काट दो भाई, और वो पैसे मैंने जमा करा दिए। और एक बार मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी, उन दिनों बड़ा मैं परेशान था, तो मैं खासा मैं रोता रहता रहा, तो वो गाड़ी मैंने कहीं से निकाली, उसने कहा जी आप गलत आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं मेंटली अपसेट हूँ, इस तरह मेरे वाले साहब का भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, लेकिन तुम्हें चलान करना है तो कर दो। वो कोई अल्लाह का नेक बंदा था, अच्छा बंदा था। उसने कहा नहीं सर आप परेशान हैं, आप जाएँ, लेकिन आप सेफ्टी गाड़ी चलाएँ, आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। बड़ी उसने, मैंने भी डिसेंटली बात की, उसने भी की। तो हाँ, ना कभी हमने किसी से बदतमीजी की है, किसी पुलिस वाले से, ना किसी सिस्टम में कहीं जाकर हमने कोई गड़बड़ की है। आराम से हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कोई मसला हो हम उनको कह देते हैं यार कोई फाइन है, कोई चीज़ है आप मुझे बताओ यार। ऐसे ही बाहर के मुल्कों में भी करते हैं। तो यहाँ भी बंदे कोऑपरेटिव हैं, कोई यहाँ पे गंडासे लेके नहीं भागा फिर रहा दफ्तरों में। गरीब मुल्क है, प्रॉब्लम्स हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अगर तो आप जाकर जो है इसको मैनहट्टन से कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो मैनहट्टन नहीं है ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क को गालियां दें, और हम पूरी दुनिया में हम जहाँ भी हैं, हम चूँकि वहाँ पे खुद बेइज्जत होते हैं और वो हमें देखते हैं, और जिन नज़रों से वो देखते हैं वो नज़र आती हैं। मैं 40 मुल्कों में गया हूँ मैं, और मैंने सही में सियाहत की हुई है। मैं वो नहीं किया कि किसी रिश्तेदार के घर जाके बैठ गए, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे। मैं बिजनेस के लिए भी गया हूँ या सियाहत के लिए गया हूँ, तो आई बिलीव इन स्पेंडिंग मनी, एंड आई बिलीव इन गोइंग आउट, एंड आई बिलीव इन स्टेइंग इन द होटल्स। एंड मैं गपशप जरूर लगाता हूँ वहाँ पे लोकल स्टाफ के साथ, लोकल लोगों के साथ, समझने के लिए उस माशरे को, उस चीज़ को। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई आपको इज्जत की निगाह से जब नहीं देखा जाता, तो वो सारी महरूमियाँ, वो गरीबुल वतनी, माँ बाप के, देखें मुझे बताएं किसी बंदे की इससे बड़ी बदनसीबी क्या है कि वो अपने माँ बाप को मिट्टी ना दे सके, बहनों को रुखसत ना कर सके, भाइयों की शादी में ना जा सके, खुशी गम पे ना आ सके। चूँकि ठीक है, मैं अगेन कहता हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये बातें यहाँ पे बैठ के करूँ। आपकी चूंकि वो महरूमियाँ हैं सारी जिंदगी की, आप चूंकि माँ की कब्र को मिट्टी नहीं दे सके टाइम पे, आप चूंकि बाप के जनाजे में शरीक नहीं हो सके, सिर्फ आपने रियाल ही भेजे हैं वहां से, तो आप उसका बदला लेने के लिए सारा दिन सोचते रहती हैं कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो और हम भंगड़े डालें कि शुक्र है मेरे पास 30,000 दरहम है और मैं गल्फ में थर्ड क्लास जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, और किसी भी दिन मुझे लात मार के वो बाहर निकाल सकते हैं। अजनबी वर्ड यूज होता है आपके लिए, अजनबी। और ये तो ये दुआ दें आप, न्यूक्लियर पावर जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले तो आप लोगों को मस्कीन कहते थे ये लोग, ठीक है ना। अगर आपकी यादाश्त थोड़ी अच्छी हो तो ये थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट आपके मुल्क को मिली है उन्हीं लोगों, उन साइंटिस्ट, उन लोगों की वजह से मिली है जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिहेव। फराज साहब ने यकीन माने आप कि उसने कहा सर इन्होंने तो तूफान उठाया हुआ था कि जैसे मेरे घर पे आज बम गिरेगा, और जो है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार बेचारे ज़हनी पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इन्हें इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम है। मैं आपको बता देता हूँ इन्फीरियोरिटी कैसे है और सुपीरियोरिटी कैसे है। इन्फीरियोरिटी ऐसे है कि जब ये अच्छे किसी खाते पीते ठीक ठाक आदमी से, हमारे जैसे से मिलते हैं, तो हमारे सामने तो ये दुबक के बैठे होते हैं,
और वहाँ की बोंगियाँ नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते कि दूध और शहद की वहाँ नहरें बह रही हैं। मेरे साथ में बैठे होंगे तो सीधी बात करेंगे, उनको पता है कि ये 50 बंदों के बाद नाम और मसाले गिनवा देगा। जब ये जाते हैं गांव में, जब ये जाते हैं अपने कम हैसियत रिश्तेदारों में, तो ये जैसे बटन खोला हुआ ना मैंने, ये बटन मेरे ये 5-6 बटन यहाँ से खोल के ना सोने की चेन निकाल के, वो जैसे एक टिकटॉक करा जिसने वो भैंस को बांधने का संगल पहना होता है गले में, कहता है जी मैंने सोने का बंधा हुआ है, उसमें भैंस बांधते हैं गाँव में, वो यहाँ तक ना, यहाँ तक बाल निकाल के तो सोने की चेनें पहन के वहाँ पे ये छोड़ते हैं लंबी लंबी। वहाँ पे जो बातें ये करते हैं ना, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। मुझे एक सैदू, एक कॉमेडियन भी है, वो सैदू की तरह के वो, अब वो बेचारे गरीब रिश्तेदार हैं, उनको पता पुता कोई नहीं होता कि पता नहीं, ना उन्हें को बताने और कहते हैं जी यार ऐसे ही होगा, पेरिस में वाकई शीशे की सड़कें होंगी, वाकई ये चीज़ होगी। और ये पता नहीं है कि पेरिस में वो कुत्ते नल आ रहा है या किसी कहीं पे बैठा हुआ जो है वो वहाँ पे जो है वो कैबी है, और यहाँ पे मतलब जो है कहीं पे बहुत कम लोग हैं कि जो वहाँ पे को बाइज्जत तरीके से कहीं पहुंचे हुए हैं। बाकी इंडियंस भी मैंने देखे हैं, पाकिस्तानी भी देखे हैं, बंगाली भी देखे हैं, श्रीलंकन भी देखे हैं। सर कोई अपना मुल्क छोड़ता है? एक और हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा, वो राजपूत हैं साथ के और बड़े वेल सेटल थे, तो मुझे कहता है कि जी मैं वहाँ किसी अरब मुल्क में गया तो टैक्सी ड्राइवर मुझे पूछता है कि जी आप, कहता है मैंने कहा हाँ जी ज़मीनें भी हैं, घर भी हैं। कहता है छड़ो साहब आप क्यों मार दे, जिसे घर कुछ हो गए वो इंज तो नहीं रुलता फिरता। कहता मैं थोड़ी देर के लिए ठटक गया कि यार क्या तो सही रहा है, हालांकि ही वॉज ए क्वालिफाइड पर्सन और वो हमें खुद बता रहा था। तो बेसिकली उनके सामने ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और इनका टोटल जिंदगी का ये होता है हासिले गजल कि गरीब रिश्तेदारों को इकट्ठे करके ना उनमें चौधरी बन के बैठ जाए और वो सारे इनके आगे पीछे मंडलाएं। अब उनको होता है ये बाहर से आया है, मुझे 1000 दिरहम मिल जाएगा, 500 दिरहम मिल जाएगा, अल्लाह के नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे, उसके नाम पे दे दे, उन्हें जलील भी कर लो, उनका मजाक भी कर लो। वेल देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान। आओ ना तुम जिमखाना में आओ, तुम पंजाब क्लब में आओ, वहां पे कहो ना किसी को, किसी 20वें 21वें ग्रेड के ऑफिसर को कहो, किसी अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के किसी जज को कहो, वो तुम्हारी तबीयत वहीं साफ कर देगा। ठीक है ना? अब गरीब आदमी को जाके बड़ी गाड़ी दिखाना और पंप एंड शो दिखाना, मैं आप लोगों के घर मैंने देखे हैं भाईजान, 2-2 3-3 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है लंदन के अंदर, और उसके अंदर एक वॉशरूम होता है एक प्रॉपर्टी के अंदर, और कई जगह क्या होता है कि आपका टॉयलेट जो है वो, और ये मैं फुलम वगैरह में आला जगहों की बात कर रहा हूँ, मट्ठी जोन 1-2 की बात कर रहा हूँ कि सीट एक जगह लगी होती है और सीढ़ी के नीचे हाथ धोने के लिए बेसन अलग लगा होता है, और शावर कैबन जो है वो कहीं तीसरी जगह पे होता है, और बड़ी कम जगह है कि जहाँ पे गुजरा आपको रीजनेबल बाथरूम मिल जाए। तो इनके जो बेडरूम है, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू लंदन, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ किड, तो मेरे पास एक बड़ा बैग था, जैसे अब अकेला आ गई हुई ना, अब तो छोटे शॉर्ट के, तो मैं कमरे में बैग डाक करता था तो ले जाता था जिस कमरे में बैठा रहा था, तो मेरे निकलने की जगह नहीं रहती थी, मैं बैग बाहर रखता था, अंदर जाता था, उसको फिर बड़े टेक्निक से मैंने अंदर खिसका के बेड के नीचे जो है उस बैग को मैंने जो है वो किसी तरीके से घुसाया कमरे में। तो इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि आप जोर से अंगड़ाई लें तो आपका हाथ दरवाजे को लग जाता है, दीवार पर। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, और ये मैं मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो मैं सेंट्रल लंदन की बात कर रहा हूँ, किसी ऐसे वैसे इलाके की बात नहीं कर रहा। और इसी तरह दुबई में भी जो है, आप ज़रा जो अच्छे इलाके हैं उधर जाकर आप देखें कि उन फ्लैट्स का साइज़ क्या है। तो इधर जो अल्लाह का शुक्र है, जो खाता पीता आदमी है ना, उसका सर्वेंट क्वार्टर जो है ना वो आपके बेडरूम से बड़ा है। तो पाकिस्तान में आपने आके बात करनी है ना, आए आप आके ज़रा बोंगियाँ मारे ना, फेज़ 4, 5, 6 में, 1, 2, 3, 4 में, जिनके 2-2, 4-4 कनाल के घर हैं, उन्हें ज़रा अमेरिका के बारे में आप बताएं कि जी मेरा ये लाइफस्टाइल है, ताकि वो अगली फ्लाइट पकड़ के आपके घर आए तो पता चले कि लोहे के बक्से रखे हुए हैं आपने। मैंने इंग्लैंड और अमेरिका लोगों के घरों में जो पेटी नहीं होती, पेटी हमारे जो गाँव में होती है पेटियाँ, ये पेटियाँ मैंने लोगों के घरों में देखी हुई हैं। और एक आदमी ज़बरदस्ती बाई फोर्स कर रहा था, उससे ऐसा ताल्लुक था कि जी आप यहाँ रुकें, तो मैंने कहा नहीं यार, होटल के पैसे तो मुझे पड़ जाने हैं, मैं वैसे खाना आपकी मेहरबानी है, खाना खिलाने लोग बुलाते हैं तो आपकी मेहरबानी है, मैं खाना खा लूँगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, और मैं वैसे उस घर में रुकना चाहता भी नहीं था जैसी वहाँ सफाई थी। तो ये मतलब, लेकिन उनके खलूस की मेहरबानी उनकी, मैं फिर अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिसे कहते हैं ना, बड़ा ही अल्लाह का अदना सा बंदा हूँ। तो ये 30-40 हज़ार दिरहम कमा के ना आपको पाकिस्तान को गाली देने का हक नहीं पहुंच जाता कि आप फराज यूसुफ को फ़ोन करके तो आप उसको इधर उधर की बातें करें और बगलें बजाएं। तुम भिखारी थे, भिखारी हो, भिखारी रहोगे, और अल्लाह का शुक्र है। और ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन।
मुझे जो बात अच्छी लगती है ना, ही इज़ अ सेल्फ मेड। मैं खैर अपने बारे में ये कहूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने सेल्फ मेड बिजनेस मैन हूँ। फैमिली तो मेरी अच्छी वाली थी, खाते पीते लोग थे। वो मुझे मुझे डॉक्टर फाज, जो जॉन मैक्सवेल इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मेरे कोच हैं, वो मुझे कहते होते हैं कि जवाब भाई भाई हम नहीं हैं भिखारियों के ख़ानदान से, हमारे पास वो कहानी नहीं है। मैं 20 किलोमीटर चल के स्कूल पैदल जाता था, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा रखा हुआ था, हम बचपन वो कहते होते क्लोज सर्किट में लेस ब्राउन कम्युनिटी। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही है, एक आदत बन गई है ना कि मेरे घर में जूता नहीं होता था, मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मैं टाकियाँ बांध के फिरता था वो लोगों की हमदर्दी लेने के लिए, कि मैं पैदल चला करता था, मैं वो जो है वो कलम दुआत जो है उसकी स्याही पता नहीं कैसे बनाया करता था फार्मूले से। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अच्छे लोग हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ मैंने बहुत ठीक ठाक लोग हैं। अब आ जाओ कारोबार और रिस्क पे। जितना रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है कि इतने नकम्मे और वेले यहाँ बैठ के रोटियां फाड़ रहे हैं। अगर रिस्क है मेरा भाई तो लोग खा रहे हैं ना, अगर रिस्क नहीं है तो फिर लोग कैसे खा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि 12-13 साल की उम्र में मैंने तकरीबन यूरोप सारा फिर लिया हुआ था, और मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अगर तुम पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या वहाँ रहने के लिए जाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बिजनेस खोलना चाहते हो तो करो। तो मैंने कहा जी मैं नहीं रह सकता, मैं तो बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारता हूँ यहाँ। अब भी मैं जाता हूँ, मैं 10-15-20 दिन के बाद मुझे वहशत होने लगती है। बहुत अच्छे मुल्क होंगे, अल्लाह उनको और तरक्की दे। आई एम अगेंस्ट नो वन, भाई मेरा मुल्क ये है और मैं अपने मुल्क में खुश हूँ और बाइज्जत आदमी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। अब मैं आ जाऊँ आपको पोटेंशियल बता दूँ आपको, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं ज़्यादा शेयरों का और माजी का अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ, मिलर ट्रैक्टर की या मारी की या मैदान की या किसी और चीज़ की, वो मुस्तकबिल की आमदन की गारंटी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पे आंखें बंद करके या किसी की टिप पे खरीद लेंगे और आपको नुकसान होगा तो डोंट ब्लेम मी। मैं वो ट्रेनिंग देता हूँ जो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेने मेरी वर्कशॉप में आते हैं। निज़ाम बैंक के बारे में ये कैलकुलेटेड ये फिगर है कि एप्पल से ज़्यादा प्रॉफिट इसने, मल्टी बैगर ये कंपनी है, इसने ऑफ किया। 1 लाख रुपया जो निज़ाम बैंक के अंदर इन्वेस्ट हुआ था 2002 में, वो आज 2 करोड़ रुपए बन गया है, और डिविडेंड इसके अलावा है। और जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेट से किसी बंदे ने कभी 25 का था या 30 का था लिया, तो उतना सालाना डिविडेंड अब आ जाता है। ये कई कंपनियां ऐसी हैं, मिल्लत है, मारी है, जिन्होंने ऐसे परफॉर्म किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि माजी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी ऐसे ही जाएगी और आप पकड़ के जल्दी से इसके ऊपर सट्टा खेलना शुरू कर दें सुबह। हर क्वार्टर के बाद कंपनी कैलकुलेट होती है। तो ये मैं कल की भी मैंने अपनी वीडियो में वही कहा था, हमारे वो जो एक्टर साहब हैं, मैं तो हैरान हूँ। और यार इधर मतलब जो भी मिला है गवारी मिला है, फाइनेंशियल लिटरेसी नाम को नहीं है पाकिस्तान में। और आज किसी से बात हो रही थी तो मैंने उसको यही, बल्कि मेरे अपने एक ग्रुप के अंदर वर्कशॉप के मैंने कहा यार मैं मतलब क्या कहूँ आपको कि या तो अबू जहल को मैंने देखा कि इतना कंसिस्टेंट है, या बनी इसराइल का हमने कुरान में पढ़ा है कि मनो सलवा मिलता था तो वो कहते थे कि नहीं हमें प्याज चाहिए, हमें दालें चाहिए। और यहाँ मैंने तीसरी कौम पाकिस्तानी देखी है कि जो अपनी जगह पे अटल हैं, कुछ सीखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से एक बात चला दो एक कोने से, वो दूसरे कोने तक खुद ही पहुंच जाएगी। कोई तहकीक करना आप जरूरी नहीं समझते। और एक्सपर्ट तो किसी फील्ड के ना, आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। यानी जो चाय की दुकान है, वो मुझे इंडियन व सदगुरु की बात इतनी अच्छी लगती है, अ पर्सन मेकिंग 200 कप्स टी, टी स्टॉल में, उर्दू में बताता हूँ क्योंकि फिर लोगों की अंग्रेजी नहीं लोगों को आती है, कि 200 जो चाय की प्यालियाँ बनाता है, उसको पता है कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए या नहीं, उसको पता है कि सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाना चाहिए कि नहीं, उसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बनना चाहिए या नहीं। जो ओनली थिंग ही डजंट नो, जो वाहिद चीज़ उसको नहीं पता, हाउ टू मेक अ गुड कप ऑफ टी, कि एक अच्छी प्याली चाय की कैसे बना सकते हैं। यानी जिस आदमी को घर में सालन को 2 बार नहीं देता, वो भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो पूरी अथॉरिटी से बात कर रहा होता है। महफिल में जाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, अब आपने कह दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े सरकारी अफसर, 20वें 21वें ग्रेड के बड़े बड़े वाइस चांसलर, मेरे कुछ उस्ताद भी रहे हैं, मैं क्या उनको कहूँ। एक जगह बैठे हुए थे, वो नॉनसेंस बोली जा रहे थे, मैं खामोश रहा। थोड़ी देर बाद किसी बंदे ने मुझे आके कहा कि यार आप इनको कुछ कह, मैंने कहा यार अभी वो उस्ताद है, मैं क्या कहूँ इनको, चलो वो खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर है। कि अब मैं क्या इनके मुंह लगूँ मैं।
मतलब बड़े हैं मेरे, वो सारे फिगर मुझे कह रहे थे कि ऐसे है कि नहीं। मैं कहूँ सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं मतलब अब क्या, एक बुजुर्ग आदमी है, आपसे 20-25 साल बड़ा है, और वो गलत का फैक्ट, बेशक फैक्ट्स बोल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता कि बड़े को आप मुंह पे जुटला दें या फिगर्स के। मैं सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ये आपके फिगर्स ठीक हैं। उसको बाद में हूँ हाँ करता रहा। मैं जब वो चले गए तो मुझे दूसरे ने कहा कि यार आपको पता है सारी चीज़ों का, तो आपने उनको क्यों नहीं काउंटर कर रहे थे। मैंने कहा यार अगर उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहसन हैं, मेरे टीचर हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो अगर आप इस उम्र में उन्हें अब तक नहीं समझ आई तो आप उन्हें क्या समझ आनी है। वो जो ठप्पे लग जाते हैं ना, पाकिस्तानियों के दिमागों और दिल पे ठप्पे लगे हुए हैं। वो जो फुटी के बाद कहते हैं ना, ठप्पा लग जाता है कि अब आप सही नहीं हो सकते। तो मकसद ये पढ़ नहीं सकते, गवारपन इतना घुस चुका है। रही सही पार्टी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कसर पूरी कर दी है कि मुल्क को गाली दो, हर इदारे को गाली दो, हर बंदे को गाली दो। वो यार कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ। सबके सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। जो दूसरे को चोर कह रहा है वो उसकी पार्टी भी चोर है। मैं किसी को क्या जस्टिफाई करूं, किसी पार्टी के साथ मैं क्या खड़ा हूं। सारे एक जैसे हैं। मुझे तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद थोड़े से मेरा को उठना बैठना लोगों में है कि अंदर की इनसाइड मुझे पता है। और आपको ये पता नहीं है कि इनके डिफरेंट रहनुमा जो टीवी के ऊपर लड़ाई करते हैं, ये रात को इकट्ठे खाना खाते हैं और बारी बारी रोटेशन में बेल देते हैं। एक बारी एक शायद, अगर आपको यकीन ना, इनकी शादियां देख लें आप। इनकी शादियों पे अगर आप वीडियोस देखें तो जबियां डाल रहे होते हैं, लतीफे सुना रहे होते हैं। तो कब तक बेवकूफ गधो, कब तक बेवकूफ इनके हाथों बनते रहोगे। राज वो कर रहे हैं, लड़ तुम रहे हो। मुझे बताओ कभी किसी बड़ी पॉलिटिशियन का बच्चा का कब बेटा जख्मी हुआ है किसी। गाड़ी टूटती है तो गरीब की टूटती है, टांग टूटती है तो गरीब की टूटती है। ये जितने भी बड़े बड़े हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। किसी के बच्चे को कभी डंडा लगा है सर पे, कोई जख्मी हुआ है। इनकी अपनी बहनें, माएँ, बेटियां, बीवियां कभी जख्मी हुई हैं? नहीं हुई हैं। और वो जो चंद जो MNA MPs के आप देखते हैं भाई, उन्होंने भरपूर बिल लिया उस चीज का। वो जो, और अक्सर जो आपके ये जो आपके जो पार्टीज वाली हैं, तीनों पार्टियों का आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई मूवमेंट होनी होती है, ये खुद पुलिस के आला अफसरान को टेलीफोन करके कहते हैं कि यार मुझे तो अरेस्ट कर दो, यार मुझे तो कहीं क्लब में, कहीं मुझे किसी अस्पताल में डाल दो, मुझे पकड़ के, मैं तस्वीर आ जाए मेरी कि मैं पकड़ा गया हूँ, ताकि इस सारे मामले में मुझे कुछ करना ना पड़े कि मैं तो अरेस्ट हो गया था। खुद खुद ये बैक एंड पे लाइनें मिली होती हैं इनकी। तो ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब इसी तरह जो स्टैब्लिशमेंट है दोनों मुल्कों की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भाईजान कुछ भी नहीं होना। मेरे से आज बिठा लो, वही मार्केट 500,000 2,000 पॉइंट नीचे जाएगी और 5,000 पॉइंट ऊपर जाएगी। बेवकूफ बेच देंगे, अक्लमंद खरीद लेंगे। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां बेवकूफों से अक्लमंदों को पैसा ट्रांसफर होता है। तो अब मतलब अब आप लोग बेवकूफ ही हैं, और मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि खाम खा जी आप वो जो है, और मैं जी डॉलर ले लूंगा। भाई जब मुल्क ही ना रहा तो डॉलर कहाँ खर्च करोगे। तुम्हें कोई और मुल्क, कोई तुम्हें जगह नहीं देगा। आज जिस मुल्क से उसके अपने मकीनों को निकाला जा रहा है, हो सकता है कभी उन्होंने भी अपनी स्टैब्लिशमेंट, अपने अपने मुल्क को बुरा भला कहा हो, उसी की सजा भुगत रहे हो। तो खुदा का वास्ता है, आपका बड़ा अच्छा मुल्क है। और जो वहां पे मर रहे हैं 25-30 हज़ार दिरहम यार जो ले रहे हो, यार बैठे रहो ना, तुम ठपे रहो। तुम क्यों फराज यूसुफ के लिए इतने परेशान हो, या पाकिस्तान के लिए इतने परेशान हो। तुम अपने को 25-30 हज़ार दिरहम देते रहो और वो यला यला हमसे सुनते रहो अरबियों से। वहां पे ना ऐसे चल रहे होते हैं, चल भी डर डर के रहे होते हैं कि हवा को भी कहीं जोर से ना लग जाए, पकड़ के यही उल्टा डाल के जेल में डाल दें। ये तो अब आगे कोई थोड़ा बहुत उन मुल्कों का रवैया नरम हुआ है, वरना वो जानवरों की तरह वाले इनको कहते थे, और कुछ जरा सी बात हो इधर उठा के अंदर अंदर डाल देते थे या डिपोर्ट कर देते थे, और किसी की सुनवाई नहीं थी वहां। तो बाकी ये अब आगे कोई थोड़ा बहुत, चूंकि वहाँ अमरीकनों का जाना हुआ है, आना जाना हुआ है, यूरोपियंस का आना जाना हुआ है, उनके बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, और थोड़ा वो लीनियंट और लाइटर अपने आप को दिखा रहे हैं कि जी हम अपना लाइटर फेस है, तो वो थोड़ा बहुत हाथ उन्होंने हल्का किया है। वरना तो आप वहां पे तो आम आदमी के साथ जो वाकयात हैं वो मैं ये यूट्यूब के ऊपर बता नहीं सकता। तो हम तो बचपन से भाईजान देख रहे हैं, आज उम्रे करने भी जा रहे हैं, देख रहे हैं इन लोगों को कि कितनी इज्जत है आपकी वहाँ, किस तरह के मकानों में आप रहते हो। सारी जिंदगी गरीबुल वतनी में काटी है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज पाकिस्तान की सालमियत पे जब को खतरा होता है तो वो भंगड़े डालते हैं, और भंगड़े डालते हैं। अब ये डूब मरने का मुकाम है। लेकिन बहरहाल खैर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।
अच्छे लोग यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी बुरे लोग हैं जो इधर रहते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी बहुत अच्छे हैं। वो भी हैं जिन्होंने आरडी अकाउंट खोले हैं, जिन्होंने अपने मुल्क पे एतमाद किया है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। यार तुम चोर हो, तुम चोरों के साथ, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ इन्वेस्ट करते हो। हराम की कमाई से प्रॉपर्टी चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती। अब तुम लोगों को हाथ लगे हैं 10-10 करोड़, तुम समझते तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसकी 1-1 करोड़ वैल्यू निकल नहीं रही, बिक ही नहीं रही उनकी प्रॉपर्टी ओवरसीज की। अभी भी खैर जो नौसरबाज वो हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो अभी भी लगे हुए हैं प्रॉपर्टी में धड़ाधड़ के, जी 2025 प्रॉपर्टी का होगा, फिर 26 प्रॉपर्टी का होगा, फिर 27 प्रॉपर्टी। ओ भाई, जब तक रिश्वत का रास्ता नहीं खोलोगे। अब एक आदमी जो कत्ल बेचता है, जो डकैती बेचता है, जो रेप बेचता है, ठीक है ना, वो पहले जाके प्रॉपर्टी में पैसा डालता था, और फलाना टाउन ढमकाना टाउन में रोज पैसे डबल हो रहे थे फाइलों में, तो उसमें को मेरे जैसे भी जिनके पास को अकल हाल का एक आधा प्लॉट खरीदने के पैसे थे, वो डाल देता था। वो कहता था जी प्रॉपर्टी बहुत तेज है। वो प्रॉपर्टी तेरे पैसों से तेज नहीं हुई भाई। तू ओवरसीज जो बेचारा है ना, तेरे पैसों से तेज नहीं हुई, प्रॉपर्टी तो हुई है ब्लड मनी से तेज। जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया, जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको कहा कि जी एफबीआर पूछेगा आपसे कि फंड्स कहाँ से आए हैं, अगर आपकी साली के नाम निकला है तो साली ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे बेनोई ने करप्शन की है तो उसके पैसे हैं, उससे सोर्स ऑफ फंड है कि कमाए कहाँ से और आए कहाँ से। वहीं से प्रॉपर्टी की हवा निकल गई है। ये तो वो मुल्क है कि जहां गंडेरियां बेचने वाले के नाम पे 100 गाड़ियां थी। तो बेसिकली चोर लोगों को आप आइडियलाइज करते हैं। इस कौम के हीरो जो है ना, वो चोर हैं। क्रिमिनल इज द हीरो ऑफ द नेशन। इट इज अनफॉर्चुनेट जब जब कौमों के हीरो जो हैं वो क्रिमिनल और फिल्मी कॉमेडियन चिकी मिकी बाई हो जाए, तो वो कौमें जो है ना, उन कौमों का फिर अल्लाह ही उन कौमों के ऊपर रहम करे, फिर उन कौमों का बचता नहीं है। ये इल्मा इकबाल का एक मैं कहूंगा, मैं तुझको बताता हूं तकदीर अमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दूं क्योंकि ना तो उर्दू आती है लोगों को, ना अंग्रेजी आती है, और ना पता है कि डॉक्टर इकबाल साहब कौन थे। ये मल्ले में जो इकबाल साहब जो कोठी में रहती है नंबर 4 में, वो नहीं, ये इल्मा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में नजरिया पाकिस्तान पेश किया था। इकबाल का ये शेर ना सिर्फ फिक्री गहराई रखता है बल्कि तारीख के अरूज व जवाल का एक जामिया खलासा पेश करता है। इकबाल कहते हैं कि मैं तुम्हें कौमों की तकदीर यानी इनके अरूज व जवाल का राज बताता हूँ। जब कौमें शमशीर सना यानी गैरत, कुर्बानी, जहाद और अमल को अपना शुआर बनाती हैं तो वो तरक्की करती हैं, इज्जत पाती हैं। लेकिन जब वो ताउस और रबाब, अब ये चिकी मिकी भाई जो हैं, ये ताउस और रबाब यानी मौसीकी, ऐश परस्ती और तन आसानी की तरफ माइल हो जाती हैं, तो वो जवाल का शिकार हो जाती है। ये शेर हमें अमल, गैरत और जदोजहद की तरफ बुलाता है और इस बात से खबरदार करता है कि सिर्फ फ़नून लतीफ़ा और आसाइश हमें तबाही की तरफ ले जा सकती हैं अगर इनका तवाज़ुन बरकरार ना रखा जाए। सोचने का मुकाम है आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी तरजीहात भी वही हैं जो जवाल याफ्ता अक़वाम की थी। तो ये भाईजान आपको समझने की ज़रूरत है, ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम दीन की बात करते हैं, हम रमज़ान की बात करते हैं, हम जिहाद की बात करते हैं। 1 लीटर खालिस दूध नहीं मिलता मेरे मुल्क में। और अगर मैं जापान की बात करूं कि जो कि रिलीजन में ज़्यादातर लोग या तो बुद्ध हैं या रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, वहाँ पे कोई बंदा कम चेंज नहीं देता, कोई बंदा मिलावट नहीं करता, कोई बंदा चोरी नहीं करता, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता। जैपनीज के बारे में अमेरिकन की स्टडी है कि उन्होंने कहीं से कुछ पार्ट्स मंगाने थे, तो उन्होंने 2% कहा कि हम जो 2% तक टॉलरेंस है, अगर उसमें खराब हो 100 पार्ट है तो 98 ठीक होने चाहिए। तो उन्होंने 102 शिप किए और साथ ये लिखा कि 100% पार्ट सही हैं और काम कर रहे हैं, सारे टेस्टेड हैं। ये 2% हमने हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा है ये बताने के लिए कि आप 2 भी नहीं निकाल पाएंगे 100 में से। तो भाईजान ये जैसे आप कहते हैं ना, ये एक और ही बात है आप लोगों की। वो जैसे वो कहते हैं ना कि इल्मा इकबाल साहब का ये एक और शेर है, वो मैं कहूँगा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिन अपना मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो बात ये होती है कि रिलीजन के बारे में बात करना और रिलीजन में बिलीव करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बात यह है कि अगर हम उसे प्रैक्टिस ही नहीं करते तो उसका फायदा कोई नहीं है।
ये जिस माजी के सबक के बारे में मैंने बात किया, एक छोटा सा झगड़ा था लाहौर के शाह आलम चौक के करीब एक छोटी सी मस्जिद के बारे में, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये वाकया पेश आया था, ये जो मैंने आपको शेर सुनाया। और इसमें भी यही बात है कि झगड़ा हुआ और मुसलमानों ने रात में मस्जिद तमीर कर दी। ये मस्जिद आज भी मौजूद है, जो ईमान और जदोजहद की पायदार रूह की अलामत है। इल्लामा इकबाल ने अपनी गहरी बसीरत के साथ इस वाक़े का जिक्र अपनी शायरी में किया, जो ईमान और जज्बे की हकीकत पर रोशनी डालता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। ये एक ताकतवर पैगाम है जो बैरूनी अमल फौरी और वाजिया हो सकते हैं, और हकीकत में तब्दीली अंदर से आती है। एक रात में मस्जिद तो तामीर हो सकती है, लेकिन दिल को बदलने के लिए सालों की मुखलिस कोशिश दरकार है। बात यह है कि पाकिस्तानियों को मैंने वो देखा है कि इनका अल्लाह पर भी ईमान नहीं है। जिस आदमी का अल्लाह पर ईमान हो वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। जो इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है मुल्क में, जो इंसान नेगेटिव बातें कर रहा है, वो हमारे मुल्क में इतना पॉपुलर है, इतना पसंद किया जाता है। आपने किसी टीवी शो पे हिट होना है, आप नेगेटिव बातें करें, आप हिट हो जाएंगे। आप पॉजिटिव बात करेंगे, लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। लोग कहेंगे तो बर्बादी की ही नहीं, ये तो मुल्क आबाद होगा इन बातों से। कोई मुझे बताएं कि जब सारी कौम चिकी मिकी टिकी पिकी बाई देखती रहेगी और सारी कौम सारा दिन बैठ के जंग लड़ती रहेगी, कीबोर्ड वॉरियर बने रहेंगे, तो कैसे आपके हालात बदल सकते हैं? अगर आपने गैरत पकड़नी है, शर्म पकड़नी है, चीज़ों को समझना है, तो चाइना को देखें, रीजन को आप चेक करें। मैं इंडिया की बात नहीं करता, आजकल मामला गर्म है, मैं चाइना की तरफ आता हूँ। आज ट्रंप ने उनको जरा सा छेड़ा है तो वो आगे से रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं कि भाई उन्होंने काम किया हुआ है। BYD टेस्ला को टक्कर देती है, टेस्ला से बेहतर गाड़ी है। चिप उन्होंने बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर उन्होंने बनाए हैं, जहाज उन्होंने बनाए हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, सुई से लेके बहरी जहाज तक कौन सी चीज़ है जो चाइना में नहीं बनती। और पाकिस्तान में सिर्फ मीम्स बनती हैं, कौमी तराने बनते हैं, मिली तराने बनते हैं। आने वाले दौर के इंसान बगैर बिजली गैस पानी के हमसे जीना सीखेंगे। तो अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मुल्क दिया है। अगर इस मुल्क को हम संभाल लें और मनहूसियत को ख़त्म कर दें, जो मनहूस बंदा बातें करे उसके हम पकड़ कर जूते लगाएं, उसको अपनी महफिल से निकाल दें। नेगेटिव एटीट्यूड इज़ लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनी वेयर। पंक्चर टायर के साथ आप गाड़ी नहीं चला सकते। नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें। पाकिस्तान के बारे में जो बंदा नेगेटिव बात आपसे करे, उससे बातचीत कम कर दें, छोड़ दें उस लोगों को, क्योंकि वो मनहूस आदमी है और उसके पास सिवाय मनहूसियत के और कोई बात नहीं है। इस मुल्क में जो जितना खा रहा है, जितने आराम में बैठा है, वो उतना ही ज्यादा वो, मुझे समझ नहीं आती कि नेगेटिविटी करता है। मतलब लग्जूरियस क्लब में बैठ के लोग नेगेटिव बातें करते हैं। 14 करोड़ की गाड़ी से बंदा उतरेगा, आगे पीछे गार्ड है, दरवाजा खोलेगा कि जी कुछ नहीं, लुट गए, तबाह हो गए जी, है ही कुछ नहीं। को जी वो आपने घर जी, हाँ जी मेरा पहला घर से 4 कनाल था, वो भी मैं रखे है, तो मैं 8 कनाल का फलां जगह से मैं जगह ली है, वो बनाया है। वो एक इस्लामाबाद में भी घर ले लिया है, एक फैक्ट्री नहीं डाल दी है। वो पिछले दिनों में घूमने फिरने अमरीका गया, कारोबार ही कोई नहीं जी, हाल ही कोई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहीं का वहीं मर गए। ये कमाल बात है यार, ना शुक्रे लोग, बुरे लोग, लूटते हो आप मुल्क को और फिर भी आप उसको गालियां देते हो। तो आप लोग ऐसे ना शुक्रे ना बने, मेरे फॉलोअर्स ऐसी बातें ना करें। जो इस तरह की सोच रखता है, मैं तो उसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अनफॉलो कर दे। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, मजबूत से मजबूत होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिजान बैंक ने टेस्ला से बेहतर रिटर्न्स नहीं है, आप देख लीजिए। 1 लाख का 2 करोड़, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एंड एवरी ईयर, हर साल वो उससे ज़्यादा डिविडेंड देता है। तो अगर आप लोग गवार हैं और गवार रहना चाहते हैं, देखें, ना आना शर्म की बात नहीं है, ना सीखना शर्म की बात है। अब एक, मैं बहुत लंबी वीडियोस हो गई, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं बड़ा, मतलब बहुत कुछ मैंने महसूस किया पिछले 10-12 सालों में, जो लोगों से इंटरेक्ट मैंने इस तरह से किया कॉमनर से, कि आप स्कूल जाना शुरू होते हैं ना, तो ₹1,00,000 महीना भी लगाऊं मैं, 10,000 भी खर्चा महीने का लगाऊं, ₹1,00,000 भी, तो 10 लाख रुपए में आप मैट्रिक तक करते हैं हमने। यार 5-6 हज़ार रुपए की वर्कशॉप लेते हुए लोगों को मौत पड़ जाती है। और लोग ये कहते हैं कि जी आप फ्री सिखाएं। मैं क्यों फ्री सिखाऊं जो लोग सीखना ही नहीं चाहते? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उन डंगरों के साथ में डील करूं जो जिन्होंने कुछ नहीं करना
और भाई मुफ्त की चीज की कदर ही नहीं होती। आप यकीन माने, ये मैं फ्री कल कर सकता हूँ वर्कशॉप, मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आई ओनली वांट विनर्स टू कम टू यू। मेरे पास इस दुनिया में लिमिटेड टाइम है। मैं चाहता हूं मैं उन लोगों पर वक्त लगाऊं जिन्होंने कुछ सीखना है, जिनकी आने वाली नस्लों को फायदा हो। मेरे वालिद साहब जो हैं, उन्होंने अपने एक दोस्त से ये डिस्कशन शुरू हुई और उन्होंने ये काम शुरू किया, तो आज थर्ड जनरेशन तक फैज़याब हो रही है। उस चीज को मैं लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को मैं वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क की फायदा हो, तरक्की हो, पाकिस्तान की, लोग अपना सरमाया सही जगह लगाएं। लेकिन अगर अगेन आप फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लैंड ग्रैबर्स की प्रॉफिटेबिलिटी से, बी फॉर यू, सी फॉर यू, टी फॉर यू, जिन्होंने 3-3 महीने आपको पैसे देके भाग जाना है। देखिए, जिसने भागना है, जिसने फ्रॉड करना है, वो तो अनरियलिस्टिक रिटर्न ही बताएगा ना, वो तो 25-30% महीने का बताएगा। बाकी ये चकी मिकी डिकी भाई, मैंने कई बार बताया है, ये सब के सब फॉरेक्स की जाली कंपनी है, बैन कंपनी है। पाकिस्तान में दे आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट। वो कॉइन्स शॉइन्स जो करते हैं, वो जो एब्सकॉन्डर अमेरिका में बैठा हुआ गालियां देता है, गंदी बातें करता है, वो ये सब फ्रॉड है। ये आपके अकाउंट वॉश हो जाएंगे। आप, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 10 बिलियन की भी फिगर है, 20 बिलियन की भी फिगर है, 25 बिलियन, 40 बिलियन तक फिगर्स मुख्तलिफ रोटेट कर रही हैं बाजार में। चूँकि अब ये हुंडी वाले से पैसा जाता है, इलीगल तरीके से जाता है, तो इसके कोई वो नहीं है डिटेल्स। तो ये इतना पैसा ऑलरेडी पाकिस्तानी डुबो चुके हैं, तो और आगे भी पता नहीं कितने डुबोएंगे, क्रिप्टो ट्रेडर बन के और ट्रिपो ट्रेडर बन के और फॉरेक्स ट्रेडर बन के। और ये सब स्कैम्स हैं कि ये कोड डालो और मेरे मेरे कॉपी ट्रेडिंग कर लो, मेरे ग्रुप में आ जाओ। देखो जी, ग्रुप में जो बंदा भी आपको सिखा रहा है ना, फॉरेक्स का ग्रुप हो, स्टॉक मार्केट का ग्रुप हो, क्रिप्टो का ग्रुप हो, वो बंदा श्योर फ्रॉड है। उसने उल्ट साइड पे करने के लिए मैं इतनी बार बाजार फिल्म का हवाला दे चुका हूं, आप जाके देख लें। आप जॉर्डन बेलफोर्ट को देख लें, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को देख लें, ये सारे दूसरी साइड वालों से मिले हुए होते हैं। ये आपको माल तब छुड़वाएंगे आपसे जब उसने चढ़ना होगा, और थमाएंगे जब मार्केट ने गिरना होगा। और ये पे रोल के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके, या जो सट्टा कर रहे होते हैं। और मैंने किसी आदमी को 35 साल में कामयाब होते इस एटीट्यूड से नहीं देखा। बड़े बड़े मैंने ब्रोकर उड़ते देखे हैं लालची में, उड़ते लालच में हमेशा। क्योंकि जो सट्टा करेगा, जुआ खेलेगा, सट्टा किसी का नहीं हुआ, जुआ किसी का नहीं हुआ। जो कैलकुलेशन पर बिजनेस करेगा वो कामयाब होगा। कोई भी कंपनी है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, पिछला क्वार्टर है, अगला क्वार्टर है, आपको मौका मिल रहा है, आपको पता चल रहा है डिविडेंड यील्ड है, कम हो रही है, कंपनी कमजोर हो रही है, पैसा बाहर निकाल लो। कंपनी तेज चल रही है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, उसमें पैसा डाल दो। लेकिन अगर आपकी खरीदो फरोख्त ये सिर्फ कैंडल स्टिक देखकर होगी, टेक्निकल्स देखकर होगी, तो एक बात याद रखें कि सेठ जो है, या जो आपके सामने गुरिल्ला है, आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो टेक्निकल्स पे आपकी चीखें निकलवा देगा। जितनी उनके पास ताकत है खरीदने और बेचने की, वो आप में नहीं है। इंडिविजुअल जो ये देखकर काम करते हैं, वो कभी नहीं कमा पाते। सो ये बहुत अच्छा काम है। मैं फिर कहूँगा, अगर आपने सीखना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मुझे एक मैसेज किसी ने टीम ने फॉरवर्ड किया था, उन्होंने कहा कि जी मैं 30 लाख रुपए लगा के बैठा हूँ, पहले कोई औरत मुझे गाइड करती थी, आप भी पैसे ले लें, मुझे गाइड कर दें। उनके लिए मेरा मैसेज है कि बिल्कुल किसी को पैसे दे के गाइडेंस ना लें, किसी के कहने पे बाइंग सेलिंग ना लें। मैं जब वर्कशॉप में होता हूँ तो सबसे पहले मैं अच्छी कंपनी के पैरामीटर्स बताता हूँ, और मैं आखिर में जब कंपनी बताता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या ये इन पैरामीटर्स पे उतरती है पूरी? कहते हैं हाँ। मैं क्या, अगर ना उतरे और मैं भी कहूँ तो नहीं लेना। आपने पैरामीटर्स को आपने सीखना है। जैसे फौज में लेते हैं ना, फौज में एक बंदा भर्ती करते हैं, उसका क्या रेडियो भगा के देखते हैं कि ये 1 किलोमीटर कितनी देर में भागता है, इसको सांस तो नहीं चढ़ता, दमे का मरीज तो नहीं वहाँ गिरा पड़ा हो, ठीक है ना। उसका वेट चेक करते हैं, उसकी चेस्ट चेक करते हैं, उसके सारे फिजिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़, यार आप बकरा बड़ी ईद आने वाली है, जैसे बकरे को चेक करता है कसाई, इसी तरह शेयर को आप असेस करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ये बाकी ये स्पेकुलेशन है ना जितनी, इसमें आप कभी कुछ नहीं कमा पाएंगे। और 99% लोग स्पेकुलेशन करते हैं मार्केट में आके, कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं है, सीधा रास्ता सीखने को तैयार नहीं है, और इसीलिए वो घाटा खाते हैं। तो लालच नहीं करना, काम को सीखना है, समझना है। 10 मिनट अ डे से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 10 मिनट अ डे, और हफ्ते में 1 घंटा एजुकेशन के लिए, दैट्स ऑल यू नीड। और 30,000 रुपए से आप स्टार्ट ले सकते हैं। एक शेयर की भी खरीदो फरोख्त हो सकती है। पहले काम को समझें। अगर सीखना चाहते हैं, jawad hafiz.net के ऊपर आएं,
0309466240, 033642423426 या 033342423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, या jawad-hafiz.net के ऊपर जाके आपको तमाम जो तफसीलात हैं वहाँ से हासिल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।